प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। यह जयशंकर प्रसाद की एक सुप्रसिद्ध रचना है और इसमें प्रसाद जी ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि इसमें किस तरह से एक सखी दूसरे को समझाती है और कहती है कि सुबह हो गई है और तुम्हारे जागने का समय हो गया है, तो अभी तक क्यों सो रही है। वास्तव में शिक्षार्थियों, जब हम छायावाद पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि छायावादी रचनाकारों ने प्रकृति को माध्यम बनाकर बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं की सृष्टि की और प्रकृति के जितने नए आयाम छायावाद में देखने को मिलते हैं उतने अन्यत्र दुर्लभ हैं, क्योंकि प्रकृति शक्ति के रूप में भी है, सौंदर्य के रूप में भी है और कल्याणकारी रूप में भी है। यहाँ पर जब प्रसाद जी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो एक पूरा रूपक खड़ा करते हैं। वह रूपक पनघट का है, जहाँ पर सुबह में स्त्रियाँ आकर पानी भरने आती हैं, उसका पूरा चित्र खड़ा किया है। अर्थात लोक जीवन का बड़ा ही मनोरम निरूपण यहाँ पर मिलता है। उसके साथ ही आप इसमें जो निहित अर्थ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रसाद जी का जो समय था वह स्वाधीनता आंदोलन का समय था और जन जागरण का जो स्वरूप इस कविता में दृष्टिगत होता है वह उस समय की बहुत बड़ी मांग थी। स्वाधीनता आंदोलन शिक्षार्थियों कई स्तरों पर लड़ा जा रहा था। एक ओर जो हमारे सैनिक थे वह युद्ध करके देश की रक्षा और उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर जो रचनाकार था वह अपनी लेखनी के माध्यम से देश को जगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ भी प्रसाद जी ने एक प्रकृति का माध्यम बनाकर देश को जागृत करने, देश को आज़ाद करने और स्वतंत्र करने की जो गुहार लगाई है वह बहुत ही अद्भुत है। आज इस विषय पर व्यापक चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की एक कविता बीती विभावरी जागरी पर बात करेंगे। प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी केवल कवि नहीं हैं, कवि के साथ साथ वो उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार और निबंधकार भी हैं। उनकी ख्याति का मुख्य आधार उनकी एक काव्यात्मक रचना कामायनी है, जिसे महाकाव्य माना जाता है, आधुनिक महाकाव्य माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो छायावादी कवि हैं, तो छायावाद का रचनाकाल 1918 से लेकर 1936 के बीच में माना जाता है। छायावाद के पास एक बहुत अच्छी विरासत है नवजागरण की और स्वाधीनता चेतना की। इसलिए छायावादी कविताओं में आप नवजागरण का स्वर प्रमुख रूप से सुन सकते हैं। इस कविता में भी कुछ ऐसा है। इससे पहले कि हम कविता पर बातचीत शुरू करें, आइए इस कविता का एक पाठ हम सुन लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो अभी आपने कविता का पाठ सुना। आपको महसूस हुआ होगा कि इस कविता का मूल भाव क्या है। उसके पास आप पहुँचे होंगे। हम बातचीत के दौरान और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता दरअसल गीत धर्मी कविता है। आप इसे गीत भी कह सकते हैं, इसे गाया जा सकता है। कविता छोटी सी है,
कुल मिलाकर इसमें 3 बंद हैं और ये कविता मुख्य रूप से प्रकृति पर लिखी गई कविता है। लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि स्वाधीनता चेतना या स्वाधीनता काल के दौरान लिखी गई कविताओं को आप केवल एक ही अर्थ में नहीं समझ सकते हैं। ये कविता भी अर्थ के धरातल पर कई दिशाओं में जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 धरातल बिल्कुल स्पष्ट हैं, एक प्रकृति का और दूसरा स्वाधीनता चेतना का। हम दोनों अर्थों पर यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्रकृति को लेकर बात करते हैं और इसका पहला बंद जो बेहद छोटा सा 3 पंक्तियों का बंद है, उस पर पहले हम बात शुरू करते हैं। वो बंद कुछ इस तरह से है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कुल मिलाकर 3 पंक्तियां हैं और इसमें पहली पंक्ति में एक शब्द आया है विभावरी। विभावरी शब्द का अर्थ होता है रात। तो बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है, किसी को जगाया जा रहा है। और जिस तरह से इस पंक्ति को समाप्त किया गया है, बीती विभावरी जागरी, री शब्द ये बताता है कि यह किसी स्त्री को या युवती को संबोधित किया जा रहा है और बहुत ही आत्मीयता के साथ संबोधित किया जा रहा है। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाते हुए कह रही है कि रात बीत गई है और वो बता रही है कि सुबह होने जा रही है, उषा काल है। आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि अंबर पनघट पर डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। उषा काल बिल्कुल सुबह का समय होता है, पाँव फटने के बिल्कुल बाद, जब सूर्य नहीं निकला है और रात की कालिमा धीरे धीरे छट रही है और उजाला हो रहा है। लेकिन यह उजाला जो है वो मटमैला सलेटी कलर का उजाला होता है, सलेटी रंग का उजाला होता है, जिसमें पूरी तरह से सफ़ेदी नहीं होती है। तो उसी समय को उषा काल कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उषा नागरी है। नागरी शब्द सामान्यतः नगर में रहने वाली स्त्री के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन स्त्री मात्र के लिए भी नागरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह छायावादी कविता की एक प्रवृत्ति है। प्रसाद जी क्या करते हैं कि वो प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, माने प्रकृति को जीते जागते मनुष्य के रूप में देखते हैं और उससे उसको संबोधित करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से को जगाते हुए कह रही है कि ये जो उषा है इसने ताराघट अंबर रूपी पनघट में डुबो दिया है। जैसा कि मैंने अभी बोला रूपी, तो आप देखिएगा कि इस कविता में एक रूपक खड़ा किया गया है। रूपक एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें किसी एक चीज़ की समता दूसरी चीज़ से की जाती है, लेकिन इस समता में ऐसा भाव प्रकट किया जाता है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों जैसे एक ही हैं। तारा घट उषा नागरी अंबर पनघट, माने अभेद आरूप। इस अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। और आप देखिएगा कि अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, कि अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी जो है वो तारा रूपी घट को डुबो रही है। बहुत ही सामान्य जीवन से लिया गया चित्र है। जैसे किसी गांव देहात में कोई स्त्री सुबह पनघट पर जाती। पनघट वह जगह जहां पर पानी भरने के लिए आम तौर पर ग्रामीण स्त्रियां जाती हैं। वहां कोई तालाब होता है या नदी होती है, तो वहां जाके वो पानी भरती हैं। तो उषा नागरी जो है वो तारे रूपी घट को, घट माने घड़ा, घड़े को अंबर रूपी पनघट, अंबर माने आकाश, आकाश के पनघट पर तारों के घड़ों को वो डुबो रही है। लेकिन ग्रामीण स्त्रियां तो ये करती हैं ना कि पनघट में जाकर पानी भरने के लिए गागरी डुबोई और पानी भर लिया, लेकिन उषा यहाँ से पानी नहीं निकाल रही है, तारों को डुबो रही है। माने तारे डूब जाएंगे तो उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तो दिन हो जाएगा। तो ये संकेत करते हुए एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से कहती है कि देखो सुबह हो रही है। एक सामान्य वाक्य से भी जगाया जा सकता है अपनी सखी को कि सुबह हो गई है,
लेकिन कविता में यह बात बहुत ही रचनात्मक ढंग से, बहुत प्रतीकात्मक ढंग से कही जाती है, इसलिए उसके अर्थ में भी विस्तार हो जाता है। तो पहला बंद जो है वो इस तरह से छोटा सा बंद है जो आत्मीयता को भी प्रदर्शित करता है, प्रकृति के मनोहर रूप को भी प्रदर्शित करता है और सुबह के काल को भी आपके सामने स्पष्ट कर देता है। इसके बाद कविता में 2 बंद और हैं। इसमें दूसरा बंद जो है वो इस तरह से है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। इसमें 4 पंक्तियां हैं। इन 4 पंक्तियों में भी आप देखेंगे कि रूप यहाँ पर प्रकृति का ही आपको दिखाया जा रहा है। बात यहाँ पर प्रकृति की हो रही है, प्रकृति की सुंदरता की हो रही है। सुबह कैसे होती है, सुबह होने पर किस तरह से आप अपने आसपास आवाज़ों को महसूस करते हैं, ध्वनियों को महसूस करते हैं, किस तरह से आप प्रकृति में हवा की ठंडक को महसूस करते हैं, किस समय सुबह की रोशनी जो है, उजाला जो है उसको महसूस करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ साथ प्रकृति में जो बदलाव होते हैं रात भर में, उन बदलावों के कारण प्रकृति क्या नया रूप ले लेती है वो भी आपको दिखाई देगा। एक एक पंक्ति को हम देखते हैं। पहली पंक्ति यह है कि खग कुल 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 सा बोल रहा। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। खग माने होता है पक्षी, खग कुल, कुल का मतलब वैसे समूह होता है। बड़े परिवार और कुनबे को भी कुल कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा रघुकुल, तो कुल शब्द जो है जब यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये खगों का, पक्षियों का समूह है जिसमें भांति भांति के पक्षी हैं। एक ही तरह के पक्षी नहीं हैं, तमाम तरह के पक्षी हैं। और सवेरा होता है जब, तो पक्षी जैसे हम जगते हैं तो हमसे पहले पक्षी जग जाते हैं, और जब वो जगते हैं तो अपने सामान्य क्रियाकलाप में, अपने सामान्य रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में वो कुछ आवाज़ें करते हैं जिसे हम चहचहाट कहते हैं। यहाँ पर कुल कुल शब्द का इस्तेमाल किया गया। खग कुल 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 सा बोल रहा। अब कुल कुल जो है वो ध्वनि का प्रतीक है कि उनका जो कलरव है, उनकी जो चहचहाट है, उससे पूरा वातावरण गुंजायमान है और वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तब भी तुम सो रही हो। खग कुल कुल सा बोल रहा। अब कुल कुल कुल, आप देखिएगा 3 बार कुल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं कि अनुप्रास है, लेकिन ये मात्र अनुप्रास नहीं है। इसमें 2 बार जो कुल कुल शब्द आया, दोनों का अर्थ अलग है। एक कुल का अर्थ जो है वो समूह है या बड़ा कुनबा है, और दूसरे कुल का अर्थ जो है वो आवाज़ है। तो जहाँ पर शब्द एक ही तरह का हो और उसके अर्थ अलग अलग आए 2 बार प्रयोग होने पर, तो वहाँ पर भी एक अलंकार होता है जिसको यमक अलंकार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली पंक्ति, इस पंक्ति दूसरे बंद की पहली पंक्ति में उन्होंने पहले ऊपर जहाँ पर रूपक चल रहा था, यहाँ पर एक बार वो यमक अलंकार से इस बात को शुरू करते हैं और एक बहुत सुंदर दृश्य आपके सामने, आवाज़ों से भरा हुआ दृश्य सामने लाते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि रात जब होती है तो रात में आवाज़ें सारी शांत हो जाती हैं, नीरवता हो जाती है। तो नीरवता का भंग होना भी जो है एक नए जीवन की, एक नए सुबह की शुरुआत है। तो एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है कि देखो खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। देखिए कविता की खूबसूरती ये होती है कि वो जो बात कहती है उसको सीधे नहीं कहेगी, आपको उसे महसूस करना होगा। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय माने नए पत्ते, आप उसे कोंपल भी कहते हैं। तो किसलय का अंचल, अंचल माने आंचल होता है। अब किसले माने नया पत्ता, तो नए पत्ते का आंचल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि कविता में मानवीकरण किया जा रहा है प्रकृति का, तो किसले को भी एक सजीव मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है कि किसले नए पत्तों का आंचल, प्रकृति का आंचल है जैसे नए पत्ते, और वो डोल रहे हैं। अब डोलने का कारण क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि डोलने का कारण जो है वो हवा ही है। सुबह का समय जहाँ पर आकाश में भी सूर्य नहीं है और आप जहाँ पर हैं वहाँ पर भी अभी धूप नहीं पहुँच रही है, ठंडक महसूस हो रही है, तो बहुत अच्छा सुबह का वातावरण है, पक्षी चहचहा रहे हैं और हवा चल रही है, ठंडक है, फूल पत्ते जो हैं वो हिल रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। इसके बाद सखी जो है अपनी सखी से कहती है कि देखो सुबह तो हुई है, ये भी देखो कि प्रकृति में कैसे नए नए परिवर्तन हो गए हैं।
कल जो लता पर फूल, जिस लता पर फूल नहीं थे, आज सुबह देखो उस लता के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि वो लतिका जो है वो मधु मुकुल नवल रस गागरी भर के ले आई है। अब देखने में ये भाषा थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, सुनने में ये भाषा थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन कविता में अर्थ भरने के लिए कभी कभी इस तरह की रचनात्मक भाषा का उपयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ताकि कवि अपनी बात को संक्षेप में कह सके। तो लतिका जो है वो क्या भर के लाई है? वो भर के लाई है गागरी। वो किस चीज़ की गागरी भर के लाई है? वो मधु मुकुल नवल रस, वो रस की गागर भर के लाई है। अब रस की गागर जो है वो क्या चीज़ है? दरअसल वो मुकुल है। मुकुल माने फूल भी होता है, बल्कि मुकुल का मतलब जो है वो अधखिला फूल होता है। कली से फूल बनने की प्रक्रिया, मुकुलित हो रहा, खिल रहा है वो। तो अभी वो पूरी तरह से खिला नहीं है, धीरे धीरे पूरा वो खिल जाएगा। तो ये जो नई जो कली खिलने जा रही है, इसमें नई सुगंध है, इसके अंदर नया पराग है, वो पराग है, गंध है, उसी को रस कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये लता देखो, ये भी जो है आज नए दिन में अपने साथ एक रस की छलकती हुई गागर भर के तुम्हारे सामने आ गई है। जो मधु माने मीठा भी होता है, मधु माने शहद भी होता है, मधु माने सुगंध भी होता है। तो आप देखेंगे कि लता जो है वो ऐसे फूलों से भरपूर है, जो नए फूलों से भरपूर है। जैसे ऊपर नए पत्ते हैं, नीचे नए फूल हैं, इन नए फूलों में पराग है और गंध है। इतना सुंदर वातावरण है। इस सुंदर वातावरण को देखने के लिए तुम जग नहीं रही हो, सो रही हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरा बंद जो है समाप्त होता है। यहाँ पर भी आप देखिए कि रूपक लगातार चल रहा है। मधु मुकुल रस गागरी लतिका, इन तमाम चीज़ों में आप देखेंगे कि रूपक लगातार चलता जा रहा है। इसके बाद कविता का अंतिम छंद है। अंतिम छंद में भी कुल मिला के 4 पंक्तियाँ हैं। वो इस तरह से हैं: अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। तो अब वो शिकायत करती है कि देखो, सारी प्रकृति ने एक नया रूप ले लिया है, सारा वातावरण नया हो गया है, नया सवेरा हो गया है, तुम अब तक क्यों सोई हो? तुम्हें जगना चाहिए। और इसके बाद वो ऐसी बात कहती है अपनी सखी से कि जैसे सखी ही प्रकृति का एक रूप है। और अधरों में राग अमंद पिए, कि तुम सो रही हो। अधर माने होठ होता है। अधर का अर्थ जो है वो एक, हमारे जो होठ हैं उसमें ऊपर वाले होठ को ओष्ठ कहा जाता है, नीचे वाले होठ को अधर कहा जाता है। लेकिन कवि ने अधर कहा है, अधर शब्द का इस्तेमाल किया है। अधरों में राग अमंद पिए, तो वो होठों के लिए है। तो राग अमंद पिए का मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर कोई रागिनी है, कोई गीत है, और वो तब तक जो है सबके कानों में नहीं पड़ेगा, तब तक वो प्रकृति के सामने नहीं आएगा, जीवन के सामने नहीं आएगा, जब तक तुम जगोगी नहीं। तुम सो रही हो और अपने अधरों में उस राग को, जो अमंद राग है, अमंद का मतलब होता है जो मंद ना पड़े, धीमा ना पड़े, जो लगातार बना रहे। तो एक अमंद राग है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अधरों के भीतर बंद है। जब तुम जगोगी तो वो राग जो है वो प्रकृति में, सृष्टि में, वातावरण में फैल जाएगा। और अगली पंक्ति में वो कहते हैं, अलकों में मलयज बंद किए। अलक का अर्थ होता है बाल, अलकों माने बालों में। अलकों में मलयज, मलयज कहते हैं हवा को, ऐसी हवा को, खास तरह की हवा को जो सुगंधित हवा है। अलकों में मलयज बंद की। अब ये सुगंधित हवा कहाँ से आई? सुगंधित हवा आप देखिए, ऊपर वाले बंद के साथ इसको जोड़कर देखेंगे तो लतिका जिस मधु मुकुल नवल रस गागरी को भर के लाई है, उसमें जो पराग है, उस पराग से ये खुशबू आ रही है। कैसे आ रही है कि हवा चलती है, सुबह की ठंडी हवा चलती है, जब वो बगीचे से गुजरेगी तो बगीचे से गुजरते हुए फूलों से टकराने पर पराग के जो कण होते हैं वो हवा में आ जाते हैं। हवा अपने आप में सुगंधित नहीं होती है, उसे सुगंधित होने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो फूलों से लिए हुए पराग से हवा जो है सुगंधित हो गई है। सुबह का वातावरण है, हवा जो है वो ठंडी भी है। तो कह रही हैं, अलकों में मलयज बंद किए। जैसे तुम्हारे जैसे एक रूपक बना देती हैं कि तुम्हारे बालों के भीतर जो है वो खुशबू बंद है। जब तुम सुबह उठ के जगोगी
और अपने बाल संवारोगी तो वो उसमें से वो खुशबू हवा में फैल जाएगी, वो खुशबूदार हवा जो है वो चारों तरफ बिखर जाएगी। तो ये मानवीकरण का उत्कृष्ट रूप है, जहाँ पर कवि विराट रूपक खड़ा करने की कोशिश करता है, प्रकृति को मनुष्य में, मनुष्य को प्रकृति में एकमेव कर देता है। तो अलकों में मलियज बंद किए तू अब तक सोई है आली। देखिए पहली पंक्ति में देखिएगा बीती विभावरी जागरी, वहाँ री शब्द है तो वो आत्मीयता बताता है। इसके बाद देखिए तू अब तक सोई है आली। आमतौर पर हम जीवन में किसी को तू कहकर नहीं पुकारते हैं, आप कहकर पुकारते हैं, तुम कहकर पुकारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रिय लोग होते हैं जिनको हम तू कहकर ही पुकारना पसंद करते हैं। तो वो ऊपर वाली पंक्ति की आत्मीयता यहाँ पर भी देखेंगे कि इन सखियों में कितनी आत्मीयता है कि तू अब तक सोई है आली। आत्मीयता भी दिख रही है, एक ज़रा सी झुंझलाहट भी दिख रही है, और एक ज़रा सा जो है ना शिकायत करने का भाव भी दिख रहा है कि तू अब तक सोई है आली। नयनों में भरे विहागरी, तो तुम्हारे नेत्रों में, आँखों में अभी तक विहाग, विहाग दरअसल एक राग होता है जो रात में गाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रतीकार्थ लेकर चलना चाहिए। तो विहाग का अर्थ जो है कि रात का नशा या रात की खुमारी जो है वो तुम्हारी आंखों में भरी हुई है और तुम सो रही हो, तुम्हें अब जग जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि ये 3 बंदों की बेहद छोटी सी और बहुत खूबसूरत कविता है और गीत धर्मी कविता है, जो आपको प्रकृति के साथ ऐसे जोड़ देती है कि जैसे एक दृश्य आपके सामने खड़ा हो जा रहा है कि सुबह हो रही है और हवा चल रही है, फूल खिल रहे हैं, जीवन जो है नई दिशा की तरफ चलायमान होता चला जा रहा है। ये कविता जो है कई धरातलों, अर्थ के कई धरातलों पर चलती है। तो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी बात उस दूसरे धरातल पर भी करना चाहेंगे कि जो स्वाधीनता आंदोलन की चेतना है वो इस कविता में आपको कैसे महसूस हो रही है, इसको भी एक बार देखना चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि छायावाद के पीछे नवजागरण की विरासत है, तो जगाए तो इसमें भी सखी को जा रहा है, तो जगाने में आप उस नवजागरण को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि कविता जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे स्वाधीनता की जो चेतना है वो भी आपके सामने मुखरित होती चली जाती है। जैसे ये शिकायत की जा रही है कि हमारे समाज में तो जागृति लगातार आ रही है या जागृति लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे स्वाधीनता आंदोलन के जो स्वाधीनता सेनानी हैं वो कोशिश करके समाज में नई चेतना फैला रहे हैं, लेकिन समाज का एक तबका, एक हिस्सा अभी भी जो है उस चेतना को स्वीकार नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है या अपने आप को उसके साथ जोड़ नहीं पा रहा है। तो अब शुरू से दोबारा भी देखेंगे कविता को, तो बीती विभावरी जागरी का मतलब क्या है कि निराशा की, अंधकार की, गुलामी की, पराधीनता की रात बीतने वाली है या बीत रही है। अगर अब भी हम सोए रहेंगे तो फिर हम गुलामी के बंधन को, पाश को, उसकी कैद से हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये सखियों का आपसी जो संवाद है वो संवाद नहीं रह जाता है, वो दरअसल कवि का समाज से संवाद हो जाता है, जिसमें कवि समाज को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता है कि नए परिवर्तन की अब गुंजाइश बन गई है, नए सवेरे की गुंजाइश बन गई है। अब हम लोगों को भी इसके साथ जुड़ जाना चाहिए और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस कविता को इस रूप में भी देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से आप देखिएगा जो अंतिम मंद है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। तो अब तक सोने में जो है उसका प्रतीकार्थ या उसका लक्ष्यार्थ जो है वो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि अब सोना जो है, इससे अधिक और सोना वो मृत्यु है। तो इसलिए अब जागना जरूरी है। तो प्रसाद जी ने, आप देखिएगा इस कविता में किस तरह से ये अपनी बातें रखी हैं। देखिए हमने कविता पर बात की, अब इसके मुख्य बिंदुओं को हम वीडियो के द्वारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक स्त्री द्वारा अपनी सखी को संबोधन इस कविता में किया गया है। प्रातः काल का मनोहारी चित्रण है। प्रातः वेला की हलचल का विवरण, जैसे पक्षियों के समूह का बोलना, पेड़ पौधों का डोलना, लताओं में लगे फूलों का खिलने लगना। प्रकृति में गतिशीलता है पर सखी सो रही है।
उसके सोने पर आश्चर्य प्रकट करना और जागने का आवाहन करना। मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, यमक, अलंकार और नाद सौंदर्य इस कविता में हमें दिखाई देता है। दुरूहता रहित, शुद्ध, साहित्यिक, तत्सम प्रधान और समास युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपने कविता के पाठ को भी सुना, आपने कविता पर बातचीत को भी सुना और बहुत सी बातें आपको समझ में आई होंगी। जहाँ तक कविता की भाषा की बात है तो हम कुछ बातें भाषा पर भी करना चाहेंगे कि इस कविता की भाषा को आप देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि पहली दृष्टि में देखने पर ऐसा लगता है कि भाषा थोड़ी कठिन है। उसके कठिन होने का कारण मैंने आपको बताया कि गीत में आप बहुत ज़्यादा फैलाकर लिख नहीं सकते। एक तो यह कारण है। दूसरा कारण ये है कि छायावादी कविता अपने प्रारंभिक दौर में बहुत तत्सम भाषा का इस्तेमाल करती रही है। तो वैसी ही तत्सम निष्ठ शब्दावली आप इस कविता की भाषा में देख सकते हैं। आप जानते हैं तत्सम क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्द जो वहाँ से सीधे लिए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशी होता है। आप जानते हैं कि शब्दों के कई प्रकार होते हैं। तो इस कविता में प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का इस्तेमाल किया है। उससे कविता बहुत सुगठित हो गई है और उसमें अर्थ जो है, अर्थ की गुंजाइश लगातार बढ़ती चली गई है। बीती विभावरी जागरी से लेकर आप अंतिम पंक्ति तक आएंगे, आँखों में भरे विहागरी, तो केवल तत्सम शब्द नहीं हैं। उन्होंने प्रसाद जी ने आँखें शब्द का इस्तेमाल भी किया है, बीती शब्द का इस्तेमाल भी किया है, जागरी शब्द का इस्तेमाल भी किया है। तो केवल तत्सम शब्द नहीं है, आपको तद्भव और कहीं कहीं देशज शब्द भी आपको इस कविता में मिल जाएंगे। तो भाषा के साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से अलंकार की बात भी कही थी। तो इस कविता में आप देखिएगा, अगर आप इसके शिल्प पर बात करेंगे तो रूपक अलंकार इसमें है, यमक अलंकार इसमें है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। तो वो आप देख सकते हैं, मैंने बीच बीच में जिक्र किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता जो है वो भी इस कविता के शिल्प का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है। उसके बगैर आप इस कविता को समझ नहीं सकते हैं। और गीत धर्मिता, गीतात्मकता वो शुरू से लेके कविता में अंत तक है। अगर आप चाहें तो टेक के साथ भी कविता को पढ़ सकते हैं। पहली पंक्ति टेक बन जाएगी। आप पढ़ेंगे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। आप चाहें तो इसको इस तरह से टेक के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कवि ने इस बात का ख्याल रखा है कि वो टेक को दोहराए नहीं, उसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की। ये छायावाद की विशेषता भी है। कि अब इस कविता को बातचीत समाप्त करते हुए हम कुछ शब्दों में पूरी कविता के मूल भाव को एक बार समझ लेते हैं कि ये छायावादी कविता है और प्रकृति की कविता है। प्रकृति के सौंदर्य को प्रसाद जी ने दिखाया है और इसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है और आपके सामने सुबह के मनोरम दृश्यों को रखा है। और प्रतीकार्थ लगाते हुए, लक्षणा का इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कि इस कविता में उन्होंने अपने समय की स्वाधीनता आंदोलन की चेतना को, नवजागरण की चेतना को इस कविता में भर दिया है। तो ये कविता आपके सामने दो अर्थ एक साथ खोलती है, प्रकृति परक अर्थ भी, स्वाधीनता चेतना परक अर्थ भी। धन्यवाद।